Hello everyone, welcome back. Today in this particular video, we are going to discuss some very important conversions. Okay, so these conversions are very important from the examination point of view. So without wasting time, let's begin with the first question. And the first conversion says convert ethanol to 3-hydroxybutanol. Okay, तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि किस तरह से हम आईयूपीएसी नाम या फिर कॉमन नेम से उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सो इथेनॉल आपका बनेगा CH3CHO और 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कुछ इस तरह से बनेगा कि ये होगा आपका CH3CH2OH CH2CH। ओके, ये हो गया आपका 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और उस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड अल लगा हुआ है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस कौन सा है कि 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ मान लें। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो यहाँ पर इतने का डिफरेंस जो है वो आ रहा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर। सो इस तरह की रिएक्शन हमने देखी है और उस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, सो रिएक्शन कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये होगी जहां पर क्या होगा कि ये 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के क्या करेंगे, एक्वस NaOH के साथ में जब हम इनको ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो ये क्या बनाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ से आराम से मिल जाएगा। ठीक है। सो ये एक नेम रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। ठीक है, जहां पर 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल से हम क्या बना सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये एक सिंपल सी रिएक्शन थी। सो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड के, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है OH बना लेगा और दूसरा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, और दोनों आपस में मिलकर इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे जिसको हम एल्डोल प्रोडक्ट जो है बोलते हैं। ठीक है। अगर सपोज करिए हमारे पास एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि CH3CO CH3। क्लियर। जब इसको हम एक्वस NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे। क्लियर। सो क्या होगा, एक एसीटोन के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। सो कुछ इस तरह से आपका रिएक्टेंट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा कि ये हो गया CH3, ये C, यहाँ पर OH हो जाएगा। ठीक है। यहाँ ये वाला CH3 एक बचा हुआ है, और इस वाले कार्बन पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये कार्बोकेटायन बना हुआ है। तो दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं वहां पर इस CH3 से क्या बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा, जो कि एक्वस NaOH के OH के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और एक कार्ब एनायन यहाँ पर जनरेट होगा। वो कार्ब एनायन यहाँ से इस कार्बन के साथ में कुछ इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, और ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इधर से काउंटिंग अगर हम शुरू करें, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल पेंटीन, और 2 पे क्या है, ओके। सो ये हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा जब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे कीटोन के। ओके, सो आई होप एल्डोल कंडेंसेशन इस कन्वर्जन रिएक्शन से आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आई होगी। ओके। सो कमिंग ऑन टू द सेकंड कन्वर्जन,
क्वेश्चन में बोल रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट प्रोपेन ओन टू प्रोपीन। ओके, सो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम कि प्रोपेनॉन जो है वो बनेगा आपका CH3CO, CH3 प्रोपेनॉन हो गया। इसे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपीन। ओके, सो हमारे पास अभी कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं है जो कीटोन को डायरेक्ट काय में कन्वर्ट करे, एल्कीन में कन्वर्ट करे। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास ऐसा रिएजेंट है जो अल्कोहल को एल्कीन में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो और हमें ये भी पता है कि हमारे पास ऐसा रिएजेंट भी है जो आपके कीटोन को अल्कोहल में बदल देगा। ठीक है, तो ये एक टू स्टेप रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम आपके कीटोन को रिड्यूस करेंगे अल्कोहल में। ओके, सो CH3CO CH3। अब इसे रिड्यूस करने के लिए आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन से ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। CH3COH CH3। ओके, ये बन गया आपका प्रोपेन टू ओल। ठीक है, अब इस प्रोपेन टू ओल से हम क्या बना सकते हैं, हमारा प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका CH3CH2H CH3 प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपके मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा, अलग निकाल लेगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से निकलेगा, एक OH यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन आपका कहाँ से निकलेगा, लास्ट नंबर के कार्बन से निकलेगा, जिससे क्या होगा, वैलेंसीज दोनों कार्बन के ऊपर जनरेट होंगी और दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और एक H2 का मॉलिक्यूल जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। इस वजह से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खासियत कुछ इस तरह की है कि अगर आपको प्रोटीन से प्रोपेनॉन बनाना है तो भी ये क्या है, पॉसिबल है। किस तरह से पॉसिबल है कि अगर आप प्रोटीन लो, ठीक है, और इसमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 इस्तेमाल करें, ठीक है, यहाँ पर हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपके प्रोटीन पर डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन होगी तो आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा और प्रोपेन टू ओल को आप ऑक्सीडाइज करोगे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि KMnO4 हो गया। ठीक है, या फिर K2Cr2O7 साथ में H2SO4 हो गया। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस में ये वापस काय में बदल जाएगा, आपके कीटोन जो कि क्या है, आपका प्रोपेनॉन है, उसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान आपको सिर्फ इस तरह से रखना है कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, और अगर आपको डिहाइड्रेशन करवाना है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट सी कन्वर्जन रिएक्शन। कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कन्वर्ट करिए इथेनोइक एसिड को 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड में। ओके, सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं इथेनोइक एसिड, जो कि होगा CH3CO2H, और 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड कुछ इस तरह से होगा
ठीक है, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड का। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हमें एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, OH लगाना है। लेकिन OH को हम डायरेक्ट इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इथेनोइक एसिड का ब्रोमिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन हम करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे, CH3COOH के ऊपर हम ब्रोमिनेशन Br2 और साथ ही साथ में इसकी प्रेजेंस में रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ब्रोमीन की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, सो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। एक HBr जो है आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, यहाँ लग गया Br और COOH। ठीक है, और ये क्या बना, ये बना 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या बना ये, 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकते हैं OH से। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि CH2Br COOH की रिएक्शन हम करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, सो एक्वस NaOH से होगा क्या कि ये OH यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, सो ये बनेगा CH2OH COO Na। ठीक है, कुछ इस तरह से ये सोडियम आपके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये एसिड है। सो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा, सोडियम, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे, जहां पर जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है आपके सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी और इस Na को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो H2 की प्रेजेंस में अगर हम किसी एसिड की इसमें रिएक्शन करवाएं या फिर डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करवा देंगे, तो सोडियम यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो गई, तो ये वापस क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा, ये CH2, ये बन गया आपका OH। ठीक है, और ये COOH यहाँ पर बन गया, और यही प्रोडक्ट जो है हमें चाहिए था, और इसका नाम क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। सो 2 हाइड्रोक्सी है, और ये क्या है, इथेनॉइक एसिड है। सो इस तरह से इस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉइक एसिड को मिथेनामाइन में। ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इथेनॉइक एसिड आपका CH3COOH होगा। ठीक है, मिथेनामाइन आपका कुछ इस तरह से होगा, CH3NH2। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ ध्यान से देखें, तो रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में हमारे पास 1 कार्बन है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के नंबर्स में क्या हुई है, कमी हुई है। और कार्बन के नंबर को कम करने के लिए हमें एक रिएक्शन याद आती है, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ओके, तो उस रिएक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन के नंबर्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के लिए आपको जो रिएक्टेंट है वो क्या चाहिए, अमाइड चाहिए। ठीक है, अमाइड मतलब CONH2 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इथेनोइक एसिड को काय में बदलना पड़ेगा, आपके इथेनामाइड में बदलना। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, देखिए, यहां से अगर हम OH को हटा दें, ठीक है, और इसकी जगह अमोनिया को लगा दें, ठीक है, NH2 को लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। लेकिन ये OH इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, इस OH को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सबसे पहले Cl से, या किसी हेलोजन से। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि CH3COOH, ठीक है,
इस OH को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे PCl5 का। ठीक है, PCl5 की रिएक्शन जब आपके इथेनोइक एसिड के ऊपर होगी तो OH यहाँ से निकलेगा और Cl जो है एक यहाँ पर लगेगा। सो ये बनेगा CH3COCl। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस Cl को रिप्लेस करेंगे अमोनिया के साथ। सो नंबर सेकंड स्टेप में CH3COCl को अब आप अमोनिया से किस तरह से रिप्लेस करेंगे कि जब आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और अमोनिया काय में होना चाहिए, आपका एक्सिस में होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस Cl को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और ये बन जाएगा CH3CONH2। और ये क्या है, दो कार्बन है तो इथेनामाइड हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लगाकर एक कार्बन को हटा सकते हैं। ठीक है, सो CH3CONH2, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें Br2 चाहिए, साथ ही साथ में हमें NaOH चाहिए। ठीक है, सो इन रिएक्टेंट्स की प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा CH3NH2 जो कि क्या है, एक मीथेनामाइड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, सो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी इस कन्वर्जन में हमने इस्तेमाल। ठीक है, क्लियर, ओके। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, आपको कन्वर्ट करना है इथाइल साइनाइड से इथेनोइक एसिड में। ठीक है, सो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथाइल साइनाइड CH3CH2 CN, CN क्या है, साइनाइड ग्रुप है। ठीक है, और इथेनोइक एसिड आपका होगा CH3COOH। ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हम ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट में हमें एक दो तीन कार्बन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ दो कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, सो एक कार्बन कम हुआ है, इसका मतलब कि रिएक्शन कौन सी आएगी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अगर हॉफमैन ब्रोमेमाइड लगाना है तो हमें क्या चाहिए, अमाइड चाहिए। ठीक है, और अमाइड में क्या होता है, CONH2 होता है। तो अगर इस साइनाइड को हम अमाइड बना दे, ठीक है, मतलब क्या करना है, हमें इसका रिडक्शन करना है, साइनाइड का क्या करना है, रिडक्शन करना है। ठीक है, अगर हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ये इसको प्रोपेनामाइन में बदल देगा। ठीक है, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसको काय में बदल देगा, CH3CH2CH2 NH2 में बदल देगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने कार्बन है, तीन कार्बन। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो दो ही कार्बन चाहिए। ठीक है, तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं करना है और कंप्लीट हमें रिडक्शन भी नहीं करना है, हमें तो अमाइड बनाना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पार्शियल रिडक्शन करेंगे। ठीक है, सो पार्शियल रिडक्शन किस तरह से करेंगे, अधूरा रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस की हेल्प से। ठीक है, कि अगर हम फर्स्ट स्टेप में CH3CH2CN की रिएक्शन करवाएं किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, H2H+, ठीक है, किसी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा,
यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा और ये क्या बन जाएगा, NH2 बनेगा। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा आपका CH3 CH2, ये CO और ये हो जाएगा NH2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक अमाइड ग्रुप बन गया। 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेनामाइड बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ से इस कार्बन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड की हेल्प से। ठीक है, सो सेकंड स्टेप में CH3 CH2 CO NH2, इसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड Br2 NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से CO हट जाएगा और हमें एक प्राइमरी अमाइन मिलेगा जो कि होगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, सो ये हमें मिला इथेनामाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस NH2 ग्रुप को हटाकर अगर क्या करें यहाँ पर OH ग्रुप लगा दे, तो उस OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते करते हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, इथेनोइक एसिड तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमें NH2 ग्रुप को OH से रिप्लेस करना पड़ेगा। NH2 ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो CH3 CH2 NH2, इसकी रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ में करवाएं, ठीक है, सो HNO3 क्या करेगा, इस NH2 को हटाकर क्या लगवा देगा, OH इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करवाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन जाएगी आपका CH3 CH2 OH। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका इथेनॉल। ठीक है, क्लियर। अब हम इस इथेनॉल को क्या करवा देंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। CH3 CH2 OH, अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 with H2SO4, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब आपके इथेनॉल का होगा तो ये काय में बदल जाएगा, इथेनोइक एसिड में बदल जाएगा। और ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। ठीक है, सो इस तरह से ये कन्वर्जन एक 4 स्टेप कन्वर्जन थी। ठीक है, सो यहाँ पर कई सारे रिएक्टेड हमने इस्तेमाल किए, नई नई चीजें हमने सीखी कि साइनाइड को हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस से काय में बदल सकते हैं, अमाइड में बदल सकते हैं। ठीक है, फिर अमाइड से हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन द्वारा हम इथेनामाइन में बदल सकते हैं। ठीक है, और इथेनामाइन को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 से हम काय में बदल सकते हैं, इथेनॉल में बदल सकते हैं। और फिर इथेनॉल को तो ऑक्सीडाइज करके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हम इथेनोइक एसिड में बदल ही सकते हैं। ओके, सो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट कंवर्जन रिएक्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट कन्वर्जन आपका है कि बेंजीन से हमें बनाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ओके, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजीन सबको पता है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा आपका बेंजीन, यहाँ पे NO2 ग्रुप होगा। ठीक है, और मेटा पोजीशन पर क्या होगा आपके पास, कुछ इस तरह से एसिटोफिनोन। क्लियर। ओके, सो यहाँ रिएक्टेंट से आपको कहाँ, प्रोडक्ट तक पहुंचना है। क्लियर। सो सबसे पहले हम बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, क्लियर। सो नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें H2SO4 और क्या चाहिए, HNO3 चाहिए। ठीक है, सो जब इन दोनों की रिएक्शन आपस में होगी तो एक NO2 पॉजिटिव ग्रुप बनेगा जो कि आपके बेंजीन के ऊपर लगेगा और क्या बनाएगा, इसको नाइट्रो बेंजीन बना देगा। ठीक है, अब नाइट्रो बेंजीन जो है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, सो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा
और आपके ऑर्थो पेरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेगा। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन पर आपको एसिटाइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, ये आपका एक एसिटाइल ग्रुप है। ठीक है, सो एसिटाइल ग्रुप जो है इसके कार्बन के पास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये बना होगा एसिटाइल क्लोराइड से। कुछ इस तरह से कि आपकी सिंगल स्टेप, ये आपकी सेकंड स्टेप की नाइट्रोबेंजीन कुछ इस तरह से, इसकी रिएक्शन आप CH3COCl, ये है एसिटाइल क्लोराइड। Cl यहां से निकलेगा माइनस के रूप में, तो ये कार्बोकेटायन छोड़ के जाएगा, तो ये बनेगा एसिटाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, मतलब इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, सो नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, और इसकी वजह से मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी वजह से तो आपका एसिटाइल कार्बोकेटायन है वो कहां पर, मेटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये एक क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट, ये एक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, जहां पर ये NO2 है, और ये आपका एसिटाइल ग्रुप जो इस तरह से होगा, यहाँ पर लगेगा मेटा पोजीशन पर। और अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया मेटा पे नाइट्रो है। ठीक है, और एसिटोफिनॉन बन गया। ठीक है, और यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।